हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 12 पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ में पाठ का सार जो दिया है उस पाठ के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ के सार के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए बच्चों, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें आपने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए, तो हो सकता है कि खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को जाना पहचाना की डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर ने दिव्या को खून के जांच के नमूने लिए और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद ही दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहां देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शक के एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी ने बताया कि दिव्या को अनमिया हो गया है। अनिल ने पूछा कि अनमिया क्या होता है, तो दीदी ने इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह तो भाग में होते हैं तरल होता है, जिसमें प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें लाल सफ़ेद और बिंबाणु कहते हैं होते हैं। दादी ने अनिल को स्लाइड दिखाई। दीदी ने बताया है कि रक्त के लाल कण बनावट में बालुशाही की जैसे होते हैं। रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, उसे शरीर के लिए हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियां के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इनके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, जो हमें हर सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलती है। हमारे देश में अनीमिया का बहुत बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों के हो जाने से भी रक्त की कमी हो जाती है। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें इधर उधर शौचालय जाने के बाद हमें इधर उधर नंगे नंगे पैर घूमना नहीं चाहिए। रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वे रंगों को हमसे दूर भगाते हैं। साथ ही बीमाणु चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। बिंबाणु रक्त वाहिका के जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देते हैं, जिससे रक्त का बहाव निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी तरह के रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्तदान किया जाता है। यदि रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है। तो यह बच्चों हमें किसके बारे में पढ़ाई की है? यह रक्त और हमारा शरीर है। इस पाठ के सार के बारे में हमें अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों, आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों देखिए, हम अभी आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, दिव्या अनिल की छोटी बहन है।
तो वह शुरू से ही कमज़ोर कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। देखिए बच्चों, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह वह शुरू से ही कमज़ोर है। वो उनकी छोटी बहन जो है वह शुरू से क्या है, कमज़ोर है, थकान है, उसको हर दिन क्या हो जाता है, थकान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह उनके शरीर में कमज़ोरी रहती है। तो मन किसी काम में नहीं लगता, भूख पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसने डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जांच पहचान की दीदी दिखाई दी। डॉक्टर ने दीदी ने कहा, अनिल कैसे आना हुआ? अनिल बताया, डॉक्टर दिव्या को खून की जांच के लिए आपसे भेजा। तो बच्चों, यहाँ पे इस पाठ में, इस पैराग्राफ में हमें यह कहा गया है कि हमारा जो शरीर जो कमजोरी रहता है तो हमें कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, भूख पहले से ही कम लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर को देखने के लिए कहा, वो दिव्या को अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने के लिए कहा। तो वो डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पे लेकर जाने के बाद उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए पास के कमरे में भेज दिया। और वहाँ पास के कमरे में भेज देते हैं और वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान के एक डॉक्टर दीदी वहाँ पे दिखाई दे देती है। और डॉक्टर दीदी ने क्या कहते हैं, डॉक्टर दीदी क्या कहते हैं उनको कि कहो अनिल कैसे यहाँ पे आना, जैसे हम भी, हमारे डॉक्टर पहचान वाले रहते हैं तो हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें भी वो डॉक्टर क्या पूछते हैं कि अरे कैसे आना हुआ, ऐसे हमें पूछते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने उसे अनिल को पूछा तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर ने अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। फिर देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें यह कहा गया है कि दिव्या का खून एक लेकर वो छोटी सी शीशी जो रहती है, कांच की छोटी सी शीशी रहती है, उसमें रखा जाता है। और वह डॉक्टर अनिल को कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं अनिल को कि आप यह रिपोर्ट कल आकर ले जाना। तो अगले दिन वह अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्म द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रहे थे। देखिए, तो अनिल दूसरे दिन अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल में जाकर पहुंचकर वह अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे के पास जाते हैं और वहाँ पे दरवाजे में दस्तक देता है, दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। तो उसी वक्त वह भीतर से आवाज़ आते हैं, अंदर से आवाज़ आ जाता है कि आ जाओ अंदर। तो अनिल जैसे अंदर कमरे में जाते हैं, डॉक्टर दीदी के कमरे में जाते हैं, तो वहाँ पे वो डॉक्टर दीदी क्या करती है, एक सूक्ष्मदर्शी जो एक यंत्र रहता है उसमें वो स्लाइड की जांच कर रहे थे। एक वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की क्या कर रही थी, जांच कर रहे थे। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बाद में वो एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। उसी वक्त डॉक्टर ने अनिल को इशारे से बैठने, वो कुर्सी, बगल वाली कुर्सी थी, कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं और कुर्सी पर बैठने के लिए बोलती है। और उसके बाद वह हाथ धोकर वह तौलिए से हाथ पोंछकर वह अनिल को कहती है कि दिव्या को क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। तो चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अभी देखिए, वो दिव्या अनिल को कहती है कि कुछ दिन दवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी, तो वो चिंता की बात नहीं है। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में वो कुछ प्रश्न आए और वो अनिल दिव्या को पूछता है कि दीदी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। देखिए अनिल दीदी क्या कहते हैं कि हाँ पूछो, क्या
क्या पूछना है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा एन तो अनिल क्या कहते हैं कि एनोमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने क्या कहा कि एनोमिया से आपका क्या मतलब है? तो उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भाव भानुमति के पिटारे से कम नहीं। देखो यहाँ पे डॉक्टर दीदी क्या कहते हैं अनिल को कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, जानना होगा। और डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्यों के समान होता है, लेकिन किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखें तो यह भानुमति के पिटारे के कम नहीं है। ऐसे कौन कहते हैं? ऐसे दिव्या दीदी किसको कहते हैं? अनिल को कहते हैं। तो देखिए आगे बच्चों, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसमें हम मोटे तौर पर इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो एक भाग जो है वह क्या है? दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो है वह तरल है, वह एकदम पतला भाग है। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह कौन है? यह दिव्या दीदी है। यह एक सूक्ष्म यंत्र द्वारा वह वहाँ पे देख रही है। और यह कौन है? यह अनिल है। यह कौन है? अनिल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो भाग होते हैं हमारे रक्त के। तो एक तरल भाग का होता है जिसमें वह प्लाज्मा कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जो पहला जो तरल भाग का रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जिसमें छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विबानु प्लेटमेन कण कहते हैं। तो कुछ लाल रंग रहते हैं, कुछ सफ़ेद रंग रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यही लाल रक्त कण है। देखिए, वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाए। डॉक्टर दीदी ने क्या लगाया? एक स्लाइड लगाई। और स्लाइड लगाने के बाद उसमें फोकस किया। और फोकस करने के बाद वह डॉक्टर दीदी बोली कि देखो अनिल, यहाँ पे क्या है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है? लाल रक्त कण है। इसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कण ऐसे कहते हैं। तो स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखिए, यह देखकर अनिल आश्चर्य में पड़ जाता है। और स्लाइड देखकर मानो अनिल क्या करता है? आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और अनिल, रक्त के बूंद में इतने सारे कण, अनिल क्या यह सोचता है? अनिल यह कहता है कि इतने से छोटे में इतने हमारे रक्त में इतने सारे कण रहते हैं क्या? तो इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। इसकी तो हम क्या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सी छोटी छोटी बुलंदशाही रख दी गई है। ऐसे वह अनिल किनको कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं। तो हाँ, दीदी बोली, हाँ। अभी कौन बोलते हैं? दीदी बोलते हैं कि हाँ। दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। लाल कण बनावट में कैसे होते हैं? बालूशाही की तरह होते हैं। तो यहाँ पे गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इनकी संख्या कितने में होती है? रक्त के एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक जो बूंद रहता है, उसमें लाखों की संख्या रहती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। जैसे अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लेंगे तो उसमें कितने कण रहते हैं? 40 से 55 लाख कण हमें उसमें रक्त में मिल सकते हैं। तो इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। यही कण जो लाल कण रहते हैं, वही रक्त कण हमारे शरीर में रात दिन वह काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से
जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इस कणों का ही है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। और ये जो रक्त कण है, यही कण रक्त कण हमारे ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए और सांस लेना और साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, यही कण हमें मदद रूप कहते हैं। यह कण लगभग हमारे शरीर में जीवन काल में लगभग 4 महीने तक ही होते हैं। 4 महीने के होते हैं, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, ऐसे वह धीरे धीरे वह कण 4 महीने के बाद कम हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें वो डॉक्टर दीदी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये अनिल है, और यहाँ पे कौन है, ये दिव्या है। तो दिव्या को क्या हुआ है, एनीमिया हुआ है। क्या, कौन सा बीमारी हुई है, एनीमिया बीमारी हुई है। तो वह डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है अनिल, इसमें क्या है, डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में जो है वो कण क्या होता है, नष्ट कणों के स्थान पर, वो जो नष्ट कण होते हैं उसके स्थान पर दूसरे कण तैयार हो जाते हैं। तो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हमारी जो हड्डी है, हमारी जो हड्डी में है, हड्डी में अनेक कारखाने जो उसमें रक्त कणों को निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारी हड्डियों के बीच में वो रक्त कण काम करने लगते हैं। तो इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। हम पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हम क्या ज़्यादा ये उपयुक्त मात्रा में कैसे मिलते हैं, तो हम आहार में लेते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए बच्चों, एनीमिया किससे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति के उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, जो अच्छे से आहार ग्रहण नहीं करते हैं, इन कारखानों की आवश्यकता, मतलब जो हमारे हड्डी के बीच में जो रक्तकण काम करते हैं, तो इन कारखानों के आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है, उनको हड्डियों को कच्चा माल नहीं मिलता है, और नतीजा यह होता है कि रक्तकण बन नहीं पाते। और नतीजा क्या होता है उसका, कि हमारे शरीर में रक्तकण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, और रक्त में इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी लाल कणों को ही इसे क्या कहते हैं, लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं कि तो क्या संतुलित आहार लेने पर मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल से सवाल क्या किया कि क्या हम संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं क्या। तो दीदी बोली, अभी दीदी क्या कहती है कि हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। हमारे देश में सबसे बड़ा पौष्टिक आहार का कारण है कि हमारे देश में लोगों को पौष्टिक आहार अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसी की कमी है। तो इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट के कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये जो कीड़े हैं, ये कैसे हमारे शरीर में बनते हैं, तो हम जो खाद्य पदार्थ है वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ हम दूषित पानी पीते हैं, दूषित खाना खाते हैं, उनकी वजह से वह हमारे पेट में कीड़े बन जाते हैं। तो
अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। और इसका कारण यही है कि अगर हमारे पेट में कीड़े न पड़े तो इसका कारण क्या है, इसलिए हमें साफ पानी, स्वच्छ पानी और साफ शुद्ध जो फल सब्जियां हैं वही खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म की कीड़े की भी जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो अनिल को कहते हैं डॉक्टर दीदी कि हमें हमेशा क्या करना है, साफ पानी, हाथ धोकर हमें हमेशा खाना खाना चाहिए। तो यही वो डॉक्टर दीदी अनिल को और दिव्या को समझाती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए अभी जाते हैं अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा को रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय की ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अभी देखिए बच्चों, वह हमें कभी भी शौचालय जाते हैं तो हमें शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए, हमें इधर उधर घूमना, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। तो यही एक स्वच्छ शौचालय का उपयोग हमें करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अभी दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बात बताइए आपने। अनिल बोला वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर भी बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विभाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अभी वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो जो विषाणु रहते हैं हमारे शरीर में, सफ़ेद कण रहते हैं, प्लेटलेट कण भी होते हैं, वो शरीर में उनका क्या काम है। तो दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही। सफ़ेद कण जो है वो हमारे शरीर के कौन है, सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धाव बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अभी सफ़ेद कण जो है वह क्या करते हैं, हमारे अंदर जो रक्त कण है, जो रोगाणु है, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो वहाँ पे जो संक्षेप में यह मान लेता है कि बहुत ही रोगों से वह हमारी रक्षा कर लेते हैं। कौन, सफ़ेद कण। तो और विषाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्त के तरल भाग में एक विशेष प्रकार के एक किस्म प्रोटीन रहते हैं जो रक्त वाहिका की कटी पट्टी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुना देती है। तो वह एक मकड़ी के जाले की तरह वह बना देती है। तो वह कौन है, वह रक्त कण है, तो जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। एक तो देखिए बच्चों, आगे विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और जीवाणु ऐसे में वो विषाणु क्या करते हैं, जाले से चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद वो क्या करते हैं, उस दीवार से आई जो दरार भर जाती है उससे वो रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में जब घाव बहता है, जब हमारे वो जो घाव गहरा हो तो वो खूब खून बहता चला जाता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जल्द से जल्द कहाँ पे लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए हम कुछ टाँके भी लगवाने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा घाव लगा हो तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पे टाँके भी लगा सकते हैं। डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते तब तक हमें वो घाव लगा हुआ है वहाँ पे एक साफ कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। और वहाँ पे जो खून बहता है वो खून को हम रोकना चाहिए। तो
जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा घाव है, ज़्यादा खून बह गया है, तो उस वक्त हमने वहाँ पे वो जांच करने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना है, तो वो व्यक्ति को खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दीदी ने समझाते हुए कहा, अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल क्या कहते हैं, ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून हम चढ़ा सकते हैं? तो नहीं, हम ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून नहीं चढ़ा सकते। पहले उस खून को जांच करने पड़ते हैं, कौन से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव का है, कौन से ग्रुप का है, ये हम सब जांच करके वही उसको चढ़ाना चाहिए। तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है। उसमें क्या है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों को रक्त को बांटा गया है। उसमें ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह को जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। उसमें क्या, ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो ब्लड ग्रुप रहता है, उस ब्लड ग्रुप का ही उन्हें रक्त चढ़ाया जाता है। तो ऐसे उसको पहले जांच किए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत के लिए समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले ही न, तब अनिल ने पूछा, ऐसे आपातस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। और अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड नहीं मिलता है, खून नहीं मिलता है, तो हम कहाँ से इनको चढ़ाएं? तो इसीलिए तो वहाँ पे बड़े बड़े क्या ब्लड बैंक बनाए गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ से हमें वह खून लेना चाहिए। तो रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, और वहाँ पे जो ब्लड बैंक है, वहाँ पे रक्त समूह तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है, और वहाँ पे ब्लड बैंक में रक्त भंडार सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? और हम समय समय पर हमें क्या करना है, जो अच्छे हैं, निरोगी हैं, उन्हें क्या वो रक्तदान करना चाहिए। तो दीदी क्या बोलती है वहाँ पे कि हम भी रक्तदान कर सकते हैं क्या? तो अनिल ने पूछा, नहीं, अभी तुम छोटी हो, 18 वर्ष के अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जिनके 18 साल होते हैं, 18 साल के ज़्यादा उम्र रहती है, वही रक्तदान कर सकते हैं, और स्वस्थ रहते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे वह अनिल दीदी को बोलते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक बार उनसे कितना, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में कितना लीटर खून रहता है? 5 लीटर खून रहता है। तो इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम दे देते हैं, तो जीवनदान, उस व्यक्ति को जीवनदान हम दे देते हैं, तो उसको जीवनदान बन जाता है। तो इसी से बड़ी बात क्या है? दीदी समझाते हुए बोले, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो दीदी क्या कहते हैं कि मैं ऐसी जो बात है, अगर तो मैं बड़े होकर क्या करूँगा, मैं नियमित रक्तदान करते रहूँगे। तो बाद में अनिल ने क्या कहा, अनिल क्या कहते हैं, वो दीदी को शाबाश देते हैं। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। और डॉक्टर दीदी ने क्या किया, अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश अनिल। तो बच्चों, आप सभी को इस पाठ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।